सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे नेप्रा के हवाले से। एक हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सनतों और किसानों के लिए बिजली सस्ती करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हुकूमत का दावा है कि इससे इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी। नए टैरिफ ढांचे में ज़राई शोबे की फ़ी यूनिट कीमत 38 रुपये से घटकर 22.98 रुपये, जबकि सनती शोबे की कीमत 34 रुपये से कम होकर 22.98 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से इजाफी यूनिट्स लेने वालों काश्तकारों को औसतन 7 रुपये और 1000 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री को तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत के मुताबिक ये रियायत पैदावारी लागत कम करके मुआशी सरगर्मियों को तेज़ करेगी। लेकिन क्या ये रिलीफ वाकई मुआशी बहाली का सबब बनेगा? इस करने के लिए हमें ज्वाइन किया आमिर हयात भंडारा साहब ने, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर, एक गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए आया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा था इन इंडस्ट्रीज़ को। अब ये जो फैसला आया है इससे इनपुट कॉस्ट आप और ओवरऑल जो मुनाफा है उससे उस पर किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? और ख़ास तौर पे इस सवाल को भी एड्रेस कीजिएगा साथ ही साथ में जो छोटे किसान हैं और जो टेनेंट फार्मर्स हैं, उनको भी जो लैंड ओनर्स हैं उनकी तरह कुछ फ़ायदा मिलेगा या उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे? बहुत शुक्रिया आबिद साहब ना, ये बड़ा अहम एक मुद्दा है जिसके ऊपर बात की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार एक तौर पर जो है वो किसानों के लिए और सनतों के लिए एक एनर्जी के ऊपर सब्सिडी देने की कोशिश की है। देखिए, एक तो इस बात को समझना शायद ज़रूरी होगा हमारे नाज़रीन के लिए कि ये कंडीशनल सब्सिडी होगी। कंडीशनल इन द सेंस के जो किसान लेट्स सपोज पिछले साल अगर उन्होंने 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे इस महीने में, जो मैं अब तक समझा हूँ, तो जो आने वाले वक्त में अगर वो 310 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो जो अगले 10 यूनिट होंगे उनके ऊपर ये सब्सिडी फराहम की जाएगी हुकूमत की जानिब से। इसको आप इस नज़र से देख सकते हैं कि ये एक वक्ती तौर पर एक बेहतरीन फ़ायदा तो नज़र आता है, लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि एरियाज़ कौन से हैं और कौन से इलाकों में कौन सी फसलें जो हैं वो काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान में कुछ 22 मिलियन हेक्टर रकबा जो है वो ज़रिए काश्त है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हमारी जो काश्त होती है वो गंदम होती है। उसके बाद कपास, चावल, गन्ना और मकई जो हमारी मेजर क्रॉप्स है। तो उसमें अभी ये देखना है कि जो आने वाले वक्त में किसान जो हैं वो कितना पानी कौन सी फसल को देंगे, उसका मौसमियात के साथ भी बाकायदा ताल्लुक होगा। एक और जो मेरे ख्याल में मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि ये अनाउंस कर दी ये सब्सिडी फराहम की जानी, इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि जो हमारी बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं वो किस तरह से किसानों के साथ या सनतों के साथ डील करेगी। क्या पूरी बिजली फराहम की जाएगी? अगर लोड शेडिंग नहीं होती तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर जो यूनिट्स के मामला बाज़ औक़ात उठते हैं कि जहाँ पे ओवर चार्जिंग या ओवर बिलिंग की जाती है, अगर वहाँ पे इस तरह के मामला आने शुरू हो गए कि ओवर बिलिंग की बजाय या जितना कंज्यूम हुआ है उससे कम यूनिट्स रखे गए, तो मेरे ख्याल में इसका बराह रास्त किसान को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बहरतौर ये एक बहुत अच्छी कोशिश है जिससे जो किसान है वो लाजमी तौर पर जो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हम अभी इस साल की बात करें तो मेरे ख्याल में जो चावल की काश्त है वो बहुत ज़्यादा इलाके पे मुमकिन थी। उसमें चावल का रेट एक अहम सेगमेंट था, और आने वाले वक्त में जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान इरादा रखती है कि एक्सपोर्ट हमारी चावल की और बढ़ेंगी, तो उससे मेरे ख्याल में जो चावल की फसल है उसमें इजाफा नज़र आएगा। और वो इजाफा जो है वो सर्टनली पानी में भी जो वाटर की बिजली के जरिए पंपिंग है उसके ऊपर भी उसका असरअंदाज होगा। तो जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी बिजली की तो डेफिनेटली ज़राअत के अंदर जो है वो ये फ़ायदा, चाहे वो 7 रुपये ही हो, ये एक लाजमी तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा है जो किसानों को वक्ती तौर पर रिलीफ देगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या जो छोटे फार्मर्स हैं या टेनेंट्स हैं उनको भी लैंड ओनर की तरफ फ़ायदा होगा? तो मेरे ख्याल में जिस भी ज़रूरी ट्यूबवेल के साथ कोई किसान मुंसलिक है, तो अगर यूनिट की पर जो बेसिक कॉस्ट कम होती है तो उसका जो हर किसान है और हर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्रॉप की उसके ऊपर फ़ायदा होगा। अब एक और जो चीज़ मेरे लिए एक अच्छी, मुझे एज ए किसान भी और एज एन एग्रीकल्चरिस्ट या जो ज़राअत के ऊपर नज़र रखता है, ये समझ आती है कि जो सनतों के लिए ये रिलीफ है वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो इनडायरेक्टली
ना सिर्फ किसान बल्कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो ज़राई मुल्क है और जो हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। तो अगर ज़राअत के साथ मुंसलिक इंडस्ट्री, फ्लोर मिल ज़्यादा चलती है, चावल के कारखाने ज़्यादा चलते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो है वो ज़्यादा चलता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी की वजह से कम होती है, तो गवर्नमेंट को ये इन्फोर्स कराना पड़ेगा कि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान की है वो भी कम हो इनडायरेक्टली, और जो कंज्यूमर के पास आटा या चावल या दाल या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो पहुंच रहे हैं, उनकी कीमतें भी कम। अच्छा, तो एक और चीज भी है ना, जी, एक चीज ये भी है, सारे अमल का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट नजर आएगा अगर इसको प्रॉपरली हुकूमत जो है वो उनका कंपनीज की मदद से और नेप्रा की मदद से इसको इन्फोर्स कराने में कामयाब। ठीक, आप जब मल्टीप्लाई इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो अब बिसाइड्स लोअर टैरिफ, इसके अलावा ऐसे कौन से मेजर्स हैं, खासतौर पे हम अगर कहें कि एफिशिएंट इरिगेशन होनी चाहिए या फिर फार्मर्स की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये मॉडर्न पंप्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए जिसकी वजह से हम इसका जो फ़ायदा है वो वाकई सही मानों में ले सकें, उठा सकें? इसका अब अगर हम इस बात को देखें, एफिशिएंट यूटिलिटी की बात करें, तो उसमें फिर शायद इस प्रोजेक्ट को उतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि इसमें बिजली की कंजम्पशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर बिजली हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, बेस रेट वही रहेगा जितनी जो मुझे अभी तक जो इस खबर के मुताबिक समझ आया है कि जो पिछला पानी था, अगर वो 300 यूनिट पिछली दफ़ा एक किसान ने पिछले साल इस्तेमाल किया था और इस साल वो 400 यूनिट होता है, तो जो ऊपर वाला 100 यूनिट है उसको अगर 7 रुपये तकरीबन जो है उसका फ़र्क पड़ेगा, तो 700 रुपये का वो डायरेक्ट जो फ़ायदा वो पिछले रेट की बजाय कम रेट के ऊपर, सब्सिडाइज रेट के ऊपर होगा। तो एफिशिएंट जो यूज़ ऑफ वाटर है उसके लिए मेरे ख्याल में शायद काफ़ी काम करना पड़ेगा, और ये जो, क्योंकि अभी तक ये 3 साल के लिए है, 3 साल की ये सर्विस दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में 3 साल के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि साथ साथ एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी और एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ भी चले। सर, टैरिफ्स का फ़ायदा उठाते हुए ये तो नहीं खदशा हो सकता कि ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाए ग्राउंड वाटर से, और उससे मुझे नहीं लगता बड़े से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। जी, ये इट्स ट्रू, आप ये बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन एक बात जो ज़राअत को जानते हैं, जो काश्तकार हैं, वो समझते हैं, और अब मेरे ख्याल में आपके बहुत से नाजरीन को भी ये बात पता होगी कि एग्रीकल्चर ऐसी एक बिजनेस है या क्रॉप एक ऐसी लिविंग बीइंग है जिसको अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तब भी नुकसान होगा, कम पानी देंगे तब भी नुकसान होगा। तो ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो उस सेंस में जो कल्चर करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हमने 10 यूनिट भी ज़्यादा पानी चला दिया और पानी एक्सेस हो गया फील्ड के अंदर, तो वो जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्ड है वो कम हो जाएगी। अगर वो कम होगी, कम पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि कम अज़ कम जिन लोगों ने पिछले साल गंदम काश्त की थी, अगर इस साल में वो उसको प्रॉपरली इरिगेशन और पानी मुनासिब मकदार में लगाते हैं और कोई 2-4 यूनिट या 10 यूनिट भी ज़्यादा पर एकड़ के, पर मन के हिसाब से अगर वो बढ़ जाते हैं, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिडक्शन के ऊपर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आमिर हयात भंडारा साहब फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हुए राइजिंग टेंशन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस हवाले से बात करेंगे। 2 माह से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर बंद है, कशीदगी बरकरार है। ऐसे में पाक अफगान कशीदगी पर चाइना ने दोनों ममालिक को एक बार फिर बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा दिया ताकि खित्ता पुरअमन और मुस्तहकम रह सके। बीजिंग के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाइना के रवायती और अहम शराकतदार हैं, इसलिए तनाज़े का सिफारती हल ही वाहिद रास्ता है। इसी दौरान जर्मनी पर भी दबाव बढ़ चुका है कि वो पाकिस्तान में जो स्ट्रैंडेड अफगानीज हैं, यानी फंसे हुए उन सैकड़ों अफगान शहरियों को मुंतकिल करे जिन्हें बर्लिन पनाह देने का वादा कर चुका है, जबकि इंसानी हुकूक की 250 से ज़्यादा तंजीमें इस मामले पर हुकूमत को मुसलसल याद दहानी करा रही हैं और वहाँ से प्रेशर माउंट हो रहा है। अब ये जो सारी है इसमें चाइनीज़ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो स्ट्रैंडेड अफगानीज हैं उनका किस हद तक इलाज मुमकिन हो पाएगा, वो जा पाएंगे, क्या हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, सबसे पहले तो अब जो चाइनीज़ का ये स्टेटमेंट आना, ये कितना डेंट डालता है सिचुएशन में? आप समझते हैं कि अब ये फोस्टर करेंगे डायलॉग्स को या मीडिएशन भी खामोश किस्म की चल रही होगी उस जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो इससे पहले जितने मुल्कों ने, चाहे वो तुर्की था या कतर था, उन्होंने बातचीत की कोशिश की
मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल हल करने की बजाय बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनमें उनके अपने ज़ाती मफादात थे। और इसमें अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो चाइना इस दफ़ा इसलिए चाइनीज़ ने इंटरवीन करने की कोशिश की है कि वो नहीं चाहते कि पाक अफगान तनाज़े के शक्ल में किसी भी तरीके से अमेरिका या कोई दूसरी कुव्वत आगे दोबारा अफगानिस्तान के अंदर बैठे। और ख़ासतौर पर जो सिगार की रिपोर्ट कल परसों आई है उसके बाद तो बाकायदा अफगानिस्तान को एक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के लिए एक मेन हब करार दे दिया गया है, जहाँ पे $7.2 बिलियन से ज़ायद का असला मौजूद है। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेके चाइना, रशिया, पाकिस्तान सबको थ्रेटन कर रहे हैं, ईरान को भी थ्रेटन कर रहे हैं। और एक लिहाज से एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका ने $450 मिलियन जैसे कि अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है कि वो जहाज बाकायदा चार्टर्ड करके भिजवाया है अफगान तालिबान को, हालांकि वही कहा जाता है कि इट्स पार्ट ऑफ द दोहा एग्रीमेंट, लेकिन अब ये समझनी पड़ रही है कि वाई द अमेरिकन आर ऑन द वन साइड वो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। इसके बाद चाइनीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना इज द मेन प्लेयर। CPEC है, BRI है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक रसाई है, या आप देख लें उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रेलवे लाइन है जो कि मज़ार से लेके काबुल और काबुल से फिर लंडीकोतल तक आएगी, और इसको फिर आगे एक्सपेंड करने की बात की जा रही है RCD की शक्ल में, जैसे कि हमारी RCD शाहराह थी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चाइनीज कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी लिहाज से इस चीज को जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद खत्म करें। लेकिन एक चीज हम जरूर देखेंगे कि जो अफगान तालिबान की नेचर है, मेरे ख्याल में अपने मफादात के लिए किसी को भी डिच कर सकते हैं। हमने देखा कि जो चाइनीज कंपनीज थी दरियाए अमू में एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन और गोल्ड एक्सप्लोरेशन के जिनको लाइसेंसेस मिले थे, उनके इंजीनियर्स को बाकायदा कैद किया, फिर उनसे डबल भत्ता मांगने की कोशिश की, और उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया काबुल का, और उसके बाद उनको जो है रिहा किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ईरान देखें पाकिस्तान के साथ है, जैसे कि उनके जो यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के सरबराह थे वो आए थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि पाकिस्तान के पास ब्लैंक चेक है, वो अगर अफगानिस्तान के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान का साथ देंगे, अगर वो इंडिया के साथ जंग होगी तो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो इन दैट केस मेरे ख्याल में तमाम जो रीजनल ममालिक हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आए, और किसी भी लिहाज से वो शायद इस खिते को वो रिटायर नहीं देखना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज के जो हालिया विजिट है उनके डेलीगेशन का, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत की बात हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात वहीं पे आकर रुकेगी क्या जिस वक्त जो अफगान तालिबान का एक इस तमाम मामले को एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान है, क्या वो रुकेगा? क्या वो बाकी वेस्टर्न बॉर्डर को इंडियन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडियंस की मौजूदगी इनडायरेक्टली इट मीन्स कि अमेरिकन और जो मुसाद है उसकी मौजूदगी जो चाइना के लिए भी थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए भी है और ईरान के लिए भी है। तो एक अच्छा शगुन है अगर बातचीत होती है और मामला हल होते हैं। ठीक। और जो स्ट्रेंडेड अफगानिस है पाकिस्तान में, एक तो ये बर्डन तो है ही पाकिस्तान पर, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि खतरात खास तौर पे दहशतगर्दी को लेके किस हद तक है पाकिस्तान में? और अब क्या जैसे हम देख रहे हैं जर्मनी पर एक प्रेशर माउंट हो रहा है, उसके बाद इस मसले का हल निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इस मसले का बड़ा सादा हल है। अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक ने बैन लगा दिया है असाइलम पे या असाइलम सीकर्स पे, या जो मजीद अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको इंडक्ट करने से, तो फिर इन्हें वापस अपने मुल्क भिजवाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट यहाँ बिल्कुल ये रुके हैं, वीज़ा प्रोसेस होते हुए भी तकरीबन 2-2 साल लग गए। मेरे ख्याल में इन्हें वापस जाना चाहिए। दूसरा जो मेन मसला इस वक्त है वो है, पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा डिसीजन किया है वो है तमाम के तमाम जितने 40 कैंप्स हैं उसको सिविक कम्युनिटीज, बिजली, पानी की सप्लाई बंद कर दी है। और सेफ्रान मिनिस्ट्री का ये कहना है कि तकरीबन 40 से 45 जो कैंप हैं उसमें 4-4.5 लाख अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं, जिनको अगले शायद 2-3 हफ्तों के अंदर वापस अफगानिस्तान भिजवाने का इंतजाम किया जाएगा। और UNHCR को भी इस मामले के अंदर उनको टेकअप किया हुआ है। आखिरी चीज अगर इस वक्त देखें, बाकी सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर बलूचिस्तान और KP के अंदर जितने हमले हुए हैं वो ज्यादातर 60% से ज्यादा जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो अफगानी थे और अफगान शहरी निकले हैं। इसकी एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि बहुत सारे जो अफगान तालिबान फाइटर्स थे वो या तो TTP के साथ शामिल हो गए या वो ISK के साथ शामिल हो गए, जो कि पोटेंशियली
तमाम खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अफगान रेफ्यूजीज को मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि इन्हें वापस जाना होगा, और जो गैर कानूनी होंगे उन्हें अंडर फॉरेन एक्ट ट्राई किया जाएगा, जेलों में भी भिजवाया जाएगा, और गिरफ्तार करके भी इस दफा ये फैसला किया गया है कि उन्हें बॉर्डर पार छोड़ा जाएगा। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल में इंतहाई अहम डिसीजन होगा। और इसके हवाले से अब देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बड़ी पैसिव नजर आ रही है। कैंपों को जो बिजली, पानी और दूसरी सहूलियात मुनक़ता की गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं। तो इट मीन्स कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि अफगान कार्ड खेलती रही है कि ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें वापस नहीं भेजेंगे, ये केपी के अंदर पनाह ले सकते हैं, लेकिन जो मोहसिन नकवी की एक बड़ी क्लियर वार्निंग है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सपोर्ट नहीं कर रहा, बाकी तीनों सूबे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लगता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस मामले के अंदर वो भी बैकफुट पे चली गई है, और अब बाकी जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ कैंपों में हैं, या तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा जो केपी के मुख्तलिफ शहरों में हैं, उन्हें अब वापस जरूर जाना होगा और इन्हें भिजवाना होगा। ठीक, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शशुराज साहब। आपके एनालिसिस ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जजमेंट के हवाले से, जो कि खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही की शर्त को बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया है। अदालत ने लफ्ज़ मसीही को फौरी तौर पर शहर से तब्दील करने का हुक्म दिया है, यानी उसको सिटीज़न लिखा जाए। अदालत ने सिवरेज वर्कर्स को जानलेवा माहौल, जहरीली गैसेस और बगैर हिफाजती सामान के काम पर लगाने को भी संगीन गफलत करार दिया है। हालिया बरसों में नाजरीन सिवरेज वर्कर्स की हलाकतों में इजाफे पर अदालत ने शदीद तशवीश जाहिर करते हुए मुल्क भर में जामे हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की है। ये फैसला मजदूरों की इज़्ज़त नफ्स और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इश्तिहारात की इस्तिलाह और अदालती अहकामात सिवरेज वर्कर्स की हलाकतें रोक पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट और सोशल इसके इम्प्लीकेशन भी जानेंगे वकास अब्रेज साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकास साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है कितनी सिग्निफिकेंट है, और इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियन सिवरेज वर्कर्स हैं इनकी जो सोशल और इकनॉमिक स्टेटस में आप फौरी तौर पर क्या तब्दीली देखते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आर्टिकल 4, 5 और 25 की बात करूंगा, जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, रिलीजन, जेंडर। और ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं। और स्पेशली मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा आर्टिकल 4 और 5 की, जो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल रिस्पेक्ट वो गेन करेंगे सो फार एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट्स आर कंसर्न्ड। फिर इसी तरह आइन के अंदर आर्टिकल 26 और 27 भी रखा गया कि हुकूमत पाकिस्तान की या पाकिस्तान सर्विस के अंदर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किसी भी क्लास के साथ, रिलीजन के साथ रवाज नहीं रखी जाएगी। तो ये आइन के अंदर फंडामेंटल राइट हैं जो आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक आइन पाकिस्तान के अंदर लिखे गए हैं, जो कि तमाम पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी राइट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या पाकिस्तान की किसी भी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जहां पे सूबों के या वफाक के झगड़ों को देखना, या जहां पे 184(3) को या फंडामेंटल मैटर्स को देखना, वहां पे आइन के अंदर बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी तशरीह करना, दिस इज आल्सो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द माइलस्टोन जजमेंट, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर हम देखते हैं या बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस तरह का इम्पैक्ट से इम्प्रेशन नजर आता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इम्प्रेशंस, वो इम्पैक्ट्स को नलिफाई कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, डिस्पेल कर दिया, जिसमें किसी को क्रिश्चियनिटी का या किसी किस्म का भी ताना दिया जाता है, ये मसीही बरादरी का ताना दिया जाता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने बात की रिसोर्सेज की, देखिए आइन के अंदर 20 बुनियादी हक हैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों को। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा 18वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और लेटर और बहुत सारी ऐसी तरमीम हमने इसके इन बिटवीन देखी, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट्स को इनहांस किया गया।
लेकिन जो आयन के अंदर सबसे बुनियादी फंडामेंटल राइट है, पहला बुनियादी हक है आर्टिकल 9 के अंदर, वो राइट टू लाइफ है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी का तहफ्फुज करना ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होगी, और रियासत को ये इंश्योर करना पड़ेगा आयन के आर्टिकल 9 के अंदर कि वो तमाम सिटीजन को सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड राइट टू लाइफ की इंश्योरेंस यकीनी बनाए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजमेंट कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है और आप विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट टेकिंग द स्ट्रिक्ट मेजर्स पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटी एंड रिस्क टू लाइफ ऑफ एनीबॉडी इन पाकिस्तान, अगर आप काम करते हैं तो उनको आप प्रॉपर मेजर्स तो इंश्योर करें, वो भी इंसान है किसी भी बरादरी। लेकिन ये जो अनलाइक दीज प्रोविजंस जो आप अभी बता रहे हैं, हम तो मामला तो कुछ और देख रहे हैं यहाँ पे। खास तौर पे जो इब्राहिम गटर में गिर जाने वाला जो न था, उसका जो मामला जब सामने आया तो उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई, इनके जो मामलात हैं, जो सिवरेज वर्कर्स हैं, किस तरीके से किन डिफ़िकल्टीज़ का इनको सामना करना पड़ता है वाइल डूइंग देयर जॉब्स। तो उसमें हमने सेफ्टी मेजर्स या जो इनके लिए होने चाहिए इक्विपमेंट वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, सेफ्टी जैकेट्स भी नहीं होती। सो आप क्या समझते हैं कि जो ये आइन या कानून में मौजूद है, तो अब तक क्या ऐसे ऑब्स्टेकल्स रहे हैं कि इनको ना तो वो इक्वालिटी मिल पा रही है, ना वो डिग्निटी मिल पा रही है? देखिए, आई थिंक कि हमारे मुल्क के अंदर जो पिक एंड चूज का एक सिस्टम है उसको डिकेट करने की जरूरत है। और आइन के अंदर जो आर्टिकल 25 की बात की, जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है, इनके अंदर आर्टिकल 38D मौजूद है, जो ये कहता है कि जब भी किसी भी शहरी को जो भी रोजगार दिया जाएगा वो रिस्पेक्टेबल तरीके से, वो डिग्निटी के साथ, उसके अंदर तमाम जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं या उसकी जो मेजर्स है उसकी इंश्योरमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आपने बात की कि हम गुज़िश्ता 8-10 सालों से देखते हैं कि जब इक्का दुक्का इस तरह का कोई केस लाइमलाइट में आता है तो फिर हम उस पर बैठ के तनकीद भी करते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी पे भी बात करते हैं। हालांकि आइन तो 1973 से मौजूद है और आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद है, आर्टिकल 9 भी मौजूद है जो एक शहरी की जिंदगी की बात करता है, जिंदगी के तहफ्फुज़ की बात करता है। अगर कोई मेन होल मौजूद नहीं है, कोई शख्स गटर पे गिर जाता है तो 322 लगेगा उस शख्स के ऊपर, वहां पर डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, जो भी शहर का, जो डिस्ट्रिक्ट का नज़्म व नस्क चलाता है, इंतजाम व इंसराम देखता है। तो आइन के अंदर आर्टिकल 9 मौजूद है, 38D मौजूद है। आई थिंक देयर इज अ वेरी क्रिस्टल क्लियर परमिशन हैज बीन गिवन एंड ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन पाकिस्तान। तो इन तमाम चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो एक आयन के अंदर तो तमाम मेजर्स को इंश्योर किया गया है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन स्ट्रिक्टो सेंस हम पाकिस्तान के अंदर फ्यू और फार बिटवीन या वंस इन ब्लू मून इन तमाम चीजों की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। वकास अब्रेज़ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इंटरनेशनल अरीना से यूक्रेन और रशिया मामले पर हम बात करेंगे। जो देख रहे हैं कि यूक्रेन जंग के मामले पर यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर सामने आ गए हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यूरोपीय क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को कमज़ोर करार देते हुए कहा है कि वो सिर्फ बातें करते हैं जबकि जंग मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की को इंतखाबात कराने का मशवरा देते हुए दावा किया कि रशिया को यूक्रेन पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है और यूक्रेन अपना बहुत सा हिस्सा खो चुका है। बढ़ती खलीज, इसके साथ साथ बदलती हिकमत अमली और ताकत के तवाज़ुन पर ये बयानात नए सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये इख्तलाफात यूक्रेन तनाज़े के मुस्तकबिल को पेचीदा बना देंगे या नहीं। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन जमाना ने पाकिस्तान, और साथ ही साथ मुल्की और गैर मुल्की अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र इनकी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। ये ख़ास तौर पर यूरोपीय रहनुमाओं पर तनकीद का सामने आना एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और जो रशिया की जंग है वो बिल्कुल अपने पीक पर है और अब जो है वो मामला निगोसिएशंस की जानिब भी चल रहे हैं। इस बयान से किस हद तक हम देख रहे हैं कि मिलिट्री और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है यूक्रेन के लिए वो किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि अलास्का कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सदर पुतिन और जनाब डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई थी उसके अंदर तो लगता ये था कि उन्होंने बिल्कुल रूस की शराइत सारी मान ली हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि जो इलाके उन्होंने ले लिए हैं वो बस फिर अपने पास ही रखें। और जो अब सदर ज़ेलेंस्की को भी आपको याद है कि उन्होंने बड़ा कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये लहदा बात है कि सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों के दरमियान में जो है वो बहुत शदीद किस्म की जो है वो नफरत भी पाई जाती है, एक दूसरे की मुखासमत भी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो एक कानून और जो है कायदा मौजूद है। यूक्रेन का
कानून जो है वो ये कहता है कि हर साल जो है वो हर 5 साल के बाद आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और मार्च का आखिरी हफ्ता जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो आखिरी इलेक्शन हुआ वो 2019 31 मार्च को हुआ, जिसके अंदर तकरीबन उस टाइम पे वॉर से पहले, जो जंग से पहले की आबादी थी वो तकरीबन उनकी जो है वो 41 मिलियन थी, यानी कि 4 करोड़ 10 लाख लोग। लेकिन अब जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन ये बहुत सारे लोग क्योंकि मुल्क छोड़ गए हैं, नकल मकानी कर गए हैं, तो ये इलेक्शन जो है तकरीबन 1 साल और 9 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है। और उनके कानून और कायदे के मुताबिक जो है सदर ज़ेलेंस्की वैसे ही जो है वो एक जुर्म के मुर्तकिब हो गए हैं। और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कही है वो भी इसी तनाजर के अंदर की है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनका ज़ेलेंस्की के साथ जो पहला ओवल ऑफिस के अंदर जो मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, वो कोई अच्छी नहीं रही थी। और आपको पता है कि काफी उन्होंने उनकी जो है क्लास ले ली थी और बड़े ही मेरे ख्याल में काफी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो पास किए, जिसकी बुनियाद के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने जो है इसके ऊपर एतराज किया। और फिर बरतानिया के अंदर जो है वो कियर स्टॉर्मर साहब ने, जो कि उनके वजीर आजम हैं, उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया और कहा कि जी हम तो यूक्रेन की अलहदा से मदद करेंगे। लेकिन तमाम लोग जब वहां बैठे तो उनको ये पता चला कि उनके पास टोटल 3,27,000 ट्रुप्स मौजूद हैं और वो उनके अपने मुल्कों के लिए नाकाफी हैं। इस वजह से फिर वो यूरोप जो था वो खामोश हो गया और नतीजतन ये हुआ कि जो यूरोप के अंदर एक सदर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत अच्छे जज्बात थे वो उस तरह से नहीं रहे। दूसरी जानिब जो है सदर ज़ेलेंस्की के ऊपर ये भी कहा जाता है कि सदर ज़ेलेंस्की जो है वो यहूदी ओरिजिन के हैं और जाहिर है उसके हवाले से उनका एक खास जो क्लाउट है वो मौजूद है। लेकिन ये बावजूद इसके उसका अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा और सबसे बड़े एलाई जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे सदर ज़ेलेंस्की को वो अमेरिकन कर रहे थे। और अगर अमेरिकन ये बात कर रहे हैं तो सदर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि जनाब मैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं और ये उन्होंने अभी बोला है। लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक तो आपका सेंसस ही नहीं हुआ, यानी कि आपकी जब मर्दमशुमारी नहीं हुई, क्योंकि अभी काफी सारा इलाका जो है वो रूस ने ले लिया हुआ है। और जब ये पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो यहाँ शामिल हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर पता चलता है कि हालात क्या होंगे। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप मुझे ये बताएं कि कैसे जो है ये फैसला होगा। वो 90 दिन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब को ये अच्छी तरीके से पता है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि अगर इतने लोग वहां मौजूद हैं, ये 4 मिलियन के ऊपर होगा, ये जो है वो 3 मिलियन के ऊपर होगा। और फिर इसके अंदर मजे की बात यह है कि इसके अंदर क्रीमियन का जो लोग हैं, जिसके अंदर वो क्रीमियन तातार उनको कहते हैं, ये तकरीबन 5 लाख से 20 लाख के दरमियान में जो है वो बताए जाते हैं। अब ये मुसलमान लोग हैं। अब ये देखें कि फिगर्स में कितनी बड़ी फर्क है कि कहीं 5 लाख वोट होता है तो कहीं 20 लाख वोट होता है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़ेलेंस्की जो है वो बुनियादी तौर पे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये दरार अमेरिका और जो यूक्रेन है उसके दरमियान में मजीद खलीज इख्तियार करेगी। और जाहिर है ये बात करके उन्होंने अवाम को भी जो है वो मेरे ख्याल में एक उनको याद कराया है कि उनके मुल्क में इलेक्शन होते थे जो कि नहीं हुए। लेकिन अब जो सदर ट्रंप की जानिब से एडवाइस किया जा रहा है वॉर टाइम के दरमियान में इलेक्शंस करवाने का, अगर ये इलेक्शंस की जानिब जाते हैं तो इसके आप पॉलिटिकल और इंटरनेशनली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तो जाहिर है ये वॉर टाइम के अंदर करवाना इलेक्शन जो है वो खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और बहुत सारे मामलात हैं। फिर उनका जो कानून है वो ये भी कहता है कि $90,000 जो है वो आपको अर्नेस्ट मनी जमा करवानी पड़ेगी। और तकरीबन इससे पहले 47 कैंडिडेट जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था और बहुत सारे लोगों के पैसे ना जमा होने की वजह से जो है, और ये नॉन रिटर्नेबल मनी होती है, जो जीत जाता है उसको तो मिल जाती है, जो नहीं जीता उसके वो पैसे जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये उनका कानून है। लेकिन इन सब के बावजूद इसके जो वॉर टाइम के ऊपर इफेक्ट है वो ये है कि पहली बात है कि इलेक्शन का प्रोसेस कम्बरसम होता है। आपको तो खुद पता है, अपने मुल्क में आप देख लें, और हमारे मुल्क में तो सर्दियों के ऊपर जो है वो इलेक्शन डिले हो जाते हैं। तो ये तो वहां जंग हो रही है और बड़ी ठीक ठाक हो रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं और रशिया जो है दबा के बमबारी कर रहा है। इस बुनियाद के ऊपर वहां इलेक्शन होना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो इलेक्शन करा भी लेते हैं तो इसकी
इंटरनेशनल एप्लीकेशंस जो है वो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर है वहाँ एक रूस का असर जो है वो भी मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो रूस के हवाले से एक मुतजाद राय भी वहाँ पाई जाती है। तो ये इलेक्शन जो है बड़ी डाइसी चीज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है इंटरनेशनल तमाम दुनिया के जो इदारे हैं उनका फोकस जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर होगा। और जाहिर है अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहेगा कि सदर ज़ेलेंस्की जो है वो इलेक्शन जीत के दोबारा आए, क्योंकि जो अभी हालात नजर आ रहे हैं उसके अंदर सदर ज़ेलेंस्की को जिस तरीके से कपड़ों के ऊपर भी आपको याद है कि उन्होंने कहा कि तुम ये क्या जो है वर्दी पहन के फिर रहे हो, तो तुम अपने जो है कोई नॉर्मल कपड़े पहनो, यानी कि मुस्तकिल सदर ट्रंप जो है उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और सदर ट्रंप कौन है? सदर ट्रंप वो हैं जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, यूक्रेन के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े जो है उनके फाइनेंसर हैं और असला प्रोवाइडर हैं और नेटो को जो है साथ लेकर चलने वाले हैं। ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि सदर ज़ेलेंस्की के लिए कोई खातिर ख्वाह चांस है और ना ही वो इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि वो ये वही थे जो बिल्कुल दरमियान में गायब भी हो गए, ज़ेर ज़मीन भी चले गए। लेकिन इससे कोई शक नहीं है कि इसमें यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा डिवाइड जो है वो मौजूद है सदर ज़ेलेंस्की के हवाले से और अमेरिकन पॉलिसीज के हवाले से। ये अलग बात है कि वो खुल के इसके ऊपर इजहार राय नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर ज़ेलेंस्की के जो अभी तक का अवामिल सामने आए हैं उसके अंदर उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो काफी हद तक गिर चुका है, क्योंकि ये एक ऐसे सदर हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका खो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने इस पे अपना एनालिसिस पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो खबर नहीं बल्कि एक आईना है और मैं खुद इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ जैसे मैंने इसकी तफसील पढ़ी। ये खबर है एक खामोश जद्दोजहद जो पाकिस्तान की ख़वातीन रिपोर्टर्स बरसों से करती आई हैं, मगर उनकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मदम बढ़ती जा रही है। यूके बेस्ड इदारे की ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने हैरान कर दिया कि 2025 में पाकिस्तान में ख़वातीन रिपोर्टर्स की शरह सिर्फ 4% रह गई है। जी हाँ, सिर्फ 4%, जो 2020 में 16% थी। ये कमी सिर्फ नंबरों में नहीं, ये कमी उन आवाज़ों की सूरत है जो न्यूज़ रूम में गूंजनी चाहिए थी। 6 मई 2025 को आलमी मॉनिटरिंग का दिन मनाया गया, लेकिन उस दिन पाकिस्तान के न्यूज़ एजेंडे पर भारत से कशीदगी छाई रही और इस शोर ने ख़वातीन के हवाले से इस अहम मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। टीवी, रेडियो और डिजिटल न्यूज़ किसी जगह एक भी खातून रिपोर्टर को इस हवाले से मीडिया पर कवर नहीं किया गया। गोया आधी आबादी का जाविया पूरे दिन की खबरों से गायब रहा। ये रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ख़वातीन सिर्फ 13% न्यूज़ सब्जेक्ट्स के तौर पर सामने आई, जबकि ये शरह 2020 में 18% थी। मज़ीद हैरान कुन ये कि ख़वातीन पर होने वाली तशद्दुद पर सिर्फ एक खबर सामने आई। हाँ, एक रोशनी की किरण ज़रूर है। सोशल और कानूनी खबरों में ख़वातीन की नुमाइंदगी 14% से बढ़कर 20% हो गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इजाफा का जब दुनिया के 94 कंट्रीज़ में भी सूरत हाल तकरीबन जमूद का शिकार हो तो फिर तब्दीली का आगाज़ कहाँ से होगा? और मेरा ही नहीं, हर खातून सहाफ़ी का सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कौम की तो सोच तश्कील करता है, क्या वो ख़वातीन की आवाज़ को पस मंज़र में धकेलता रहेगा? ग्लोबल मॉनिटरिंग की ये रिपोर्ट सिर्फ स्टैट्स नहीं, ये इंतबा है कि अगर आज भी हमने समत अपनी दुरुस्त ना की तो मीडिया में ख़वातीन की आवाज़ शायद आइंदा रिपोर्टों में और भी मदम हो जाएगी। आखिर ख़वातीन रिपोर्टर्स की कम होती नुमाइंदगी का मुस्तकबिल सहाफ़त को किस तरफ ले जा रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। कमेंट सेक्शन में जाके इस खबर के हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।